हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अनाज, आई एम ए स्पेशल एजुकेटर। जैसे कि आप जानते हैं कि बहुत समय से वीडियोस जो नहीं आ रही हैं, इसका रीज़न ये है कि मैं ऑफलाइन बैचेस में काफ़ी बिजी हूँ, तो इस वजह से वीडियोस कम आ रही हैं। तो मैंने सोचा आप सभी को जो है वो सिलेबस के बारे में थोड़ा बताया जाए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि सिलेबस जो है वो जो डीएसएसबी ने मेंशन किया है, जो पीडीएफ की फॉर्म में जारी करा है टीजीटी का और पीआरटी का स्पेशल एजुकेशन का सिलेबस, वो यही करना है। लेकिन एक्चुअल में इस सिलेबस में कुछ कमियां हैं और बहुत सारे टॉपिक सिर्फ लोगों को, स्टूडेंट्स को, एस्पिरेंट्स को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए दिए गए हैं। तो ये टॉपिक्स मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से हैं और आपको कितना पढ़ना है, कितना नहीं पढ़ना है, ये चीज़ें जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो कुछ टॉपिक्स हैं, जैसे 21 डिसेबिलिटीज़ हैं जो आरसीआई या आरपीडब्ल्यूडी एक्ट कहता है कि कंपलसरी होती हैं, लेकिन जो अगर हम देखें कि डीएसएसबी के सिलेबस में 21 डिसेबिलिटी मेंशन ही नहीं है। यानी कि पूरा तरीके से कुछ डिसेबिलिटीज़ का तो कुछ ज़्यादा ही सिलेबस दे दिया है और कुछ डिसेबिलिटी को मिसिंग कर दिया है और कुछ डिसेबिलिटी का थोड़ा बहुत ही डेटा दिया हुआ है इस सिलेबस में। ठीक है, तो 21 डिसेबिलिटीज़ आप सभी को कंपलसरी हैं करना, तो ये ध्यान रहे। ठीक है, अब डीएसएसबी ने कुछ सिलेबस में जो डिसेबिलिटीज़ गिवन हैं वो डीएसएसबी ने ये सारी की हैं। तो कुछ डिसेबिलिटीज़ मैं बता देता हूँ कौन कौन सी डीएसएसबी ने दी हैं। तो डीएसएसबी ने कुछ जो डिसेबिलिटीज़ दी हैं वो ये हैं। तो एचआई के बारे में काफ़ी दिया हुआ है कि एचआई के बारे में पूरा डिटेल में इंफॉर्मेशन दी हुई है। ठीक है, और वीआई के बारे में सिलेबस में गिवन है। इसके अलावा एसएलडी के बारे में सिलेबस में काफ़ी दिया हुआ है। ठीक है, आईडीडी के बारे में काफ़ी सिलेबस है, लेकिन पूरी तरह से इसमें सिलेबस को कवर नहीं किया गया है आईडीडी के। एएसडी के बारे में काफ़ी सिलेबस है, इसका सिलेबस कुछ ज़्यादा ही दे दिया, जिसका देना चाहिए था सिलेबस उसका तो दिया नहीं, लेकिन एएसडी का सिलेबस कुछ ज़्यादा ही दे दिया है। इसके अलावा सर्बल पाल्सी का सिलेबस काफ़ी अच्छा है, जो दिया है वो सारे कंपलसरी टॉपिक्स हैं। ठीक है, इसके अलावा मल्टीपल डिसेबिलिटी का टॉपिक है एक, जो थोड़ा बहुत दिया हुआ है लेकिन वो भी करना कंपलसरी है। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की बात करें तो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के सिर्फ नाम गिवन है और किस तरह से सिलेबस दिया हुआ है वो अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है, स्पीच एंड लैंग्वेज डिसऑर्डर्स का सिलेबस नहीं है ठीक से, जो देना चाहिए था, जितने टॉपिक्स कवर होने चाहिए थे इस डिसेबिलिटी के अंदर, वो सारे टॉपिक्स इसमें गिवन नहीं है। अगर हम बात करें तो ये 10 जो डिसेबिलिटीज़ हैं इसके बारे में ये सिलेबस में थोड़ा गिवन है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एडीएसडी और डेफ ब्लाइंड जो है डिसेबिलिटी, ये कंडीशन है, तो कंडीशन जो है इसके पूरी यूनिट बना दी गई है इसके ऊपर। ठीक है, इसके ऊपर एक यूनिट बना दी गई है और यूनिट पूरी गिवन है। एडीएसडी के बारे में क्या है, क्यों है, इसके कॉजेस क्या है, सभी गिवन है। डेफ ब्लाइंड की भी एक यूनिट बना दी गई है पूरी तरह से, तो पूरी यूनिट उस पर भी पढ़नी है। तो ये 2 कंडीशंस मेंशन की हैं उसने सिलेबस में, जो अच्छी भी हैं और पढ़नी भी होती हैं, वैसे भी पढ़नी होती है। अगर हम बात करें तो ये सिलेबस में मल्टीपल स्क्लेरोसिस और लेप्रोसी क्योर्ड, ये 2 डिसेबिलिटीज़ होती हैं। 21 डिसेबिलिटीज़ में से एक डिसेबिलिटीज़ है, लेकिन इनके सिर्फ नाम हैं, नाम दिए हुए हैं। इनके बारे में क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन सिलेबस में नहीं दी है, बस नाम है। सही है, इसी तरह से मल्टीपल डिसेबिलिटी है, इनके भी थोड़ा बहुत नाम दे के हल्का फुल्का बता रखा है। तो ये चीज़ें याद रखिए कि 21 डिसेबिलिटीज़ में से ये सारी डिसेबिलिटीज़ तो गिवन है, इनके 2 नाम ही दे रखे हैं। इनके बारे में थोड़ा सिलेबस है, किसी का ज़्यादा है, किसी का कम है। सही है, अब हम बात करते हैं आगे की। तो ये है, देखिए 21 डिसेबिलिटीज़ टोटल जो दी हुई है। ठीक है, ये आरपीडब्ल्यूडी एक्ट का एक चार्ट है जो आरपीडब्ल्यूडी एक्ट ने गिवन है। ठीक है, उसमें ये 21 डिसेबिलिटीज़ हैं। अब अगर हम देखें तो सिलेबस में ब्लड डिसऑर्डर्स गायब है, मिसिंग है। ब्लड डिसऑर्डर्स एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं 21 डिसेबिलिटीज़ में से, और यहाँ से डीएसएसबी क्वेश्चंस भी पूछ रहा है। जैसे हीमोफीलिया के बारे में क्वेश्चंस आया है, इसके अलावा सिकल सेल के बारे में क्वेश्चंस आया हुआ है प्रीवियस ईयर में, जबकि सिलेबस में गिवन नहीं है अगर सिलेबस देखोगे आप। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कुछ जैसे एसिड अटैक, ये एक नई डिसेबिलिटी जो ऐड हुई है आरपीडब्ल्यूडी एक्ट में, इसके बारे में कुछ सिलेबस नहीं दिया हुआ है। ठीक है, पार्किंसन का सिर्फ नाम गिवन है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस का सिर्फ नाम गिवन है, लेकिन इसके बारे में क्या पढ़ना नहीं।
न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स मिसिंग है, इसके बारे में कुछ भी नहीं है सिलेबस, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना कुछ नहीं बताया। कितने न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स पढ़ने हैं, कौन से नहीं पढ़ने, इसके बारे में भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। ये न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स ही होते हैं ये दोनों, मल्टीपल स्क्लेरोसिस और पार्किंसंस, ठीक है। तो ये दो टाइप के न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स पढ़ने हैं, लेकिन और भी होते हैं, टोटल 11 होते हैं। अगर हम DSM के अकॉर्डिंग जाएं या RCI के अकॉर्डिंग जाएं तो 11 क्रॉनिक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं, लेकिन इनमें से 2 ही दे रखे हैं और सिर्फ नाम है, कोई सिलेबस गिवन नहीं है कि कितना पढ़ना है क्या पढ़ना है, ठीक है। और बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अलावा। डिसऑर्डर्स हो गए, स्पीच एंड लैंग्वेज के बारे में थोड़ा सा सिलेबस गिवन है। लोकोमोटर में ब्लाइंडनेस जो है और लो विज़न है, इनके बारे में तो विजुअल में ही पढ़ लेते हैं, तो वो दे रखा है, ठीक है। ये भी उसी का। हेयरिंग के बारे में, हेयरिंग में पूरा ये पढ़ लेते हैं। लेप्रोसी के बारे में कोई भी सिलेबस में कुछ भी नहीं है कि ये पढ़ना है या नहीं पढ़ना, जबकि क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में से यहाँ पर से आए हुए हैं, ठीक है। सर्वल पाल्सी दिया हुआ है। ड्वार्फिज्म के बारे में कुछ भी नहीं है, ड्वार्फिज्म मिसिंग है इसमें से। तो सिलेबस और क्वेश्चंस में पूछ रहा है कि ड्वार्फिज्म का क्वेश्चंस अगर प्रीवियस ईयर आप देखोगे तो ड्वार्फिज्म में आया हुआ है कि ड्वार्फिज्म की हाइट कितनी होती है ना। तो क्वेश्चन तो ड्वार्फिज्म से ही है, लेकिन कोई सिलेबस नहीं गिवन है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी अगर हम बात करें तो इसके बारे में भी ज़्यादा कुछ गिवन नहीं है, सिर्फ नाम वगैरह दे रखा है। तो ध्यान रखिए कौन कौन सी डिसेबिलिटीज़ गिवन है, कौन सी नहीं है। मेंटल इलनेस की बात करें तो मेंटल इलनेस का भी कोई सिलेबस नहीं दिया हुआ, तो कई सारी चीज़ें जो हैं वो मिसिंग है इसमें अगर देखा जाए, तो आपको ये ध्यान रखनी है, सही है। ठीक है, और अब हम देखेंगे तो अब अगर हम देखें तो हेयरिंग के बारे में देखते हैं। एक डिसेबिलिटी अगर मैं एग्जांपल के लिए लूँ, जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, जो ये सिलेबस करना चाहते हैं कंप्लीट, अगर वो घर पे बैठ के कर रहे हैं, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, तो किस तरह से कर सकते हैं, थोड़ा ये भी जान लीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए कोई हेयरिंग इम्पेयरमेंट पूरा कंप्लीट करना चाहता है, तो हेयरिंग इम्पेयरमेंट अगर किसी को पढ़ना है तो सबसे पहले आप उसकी एनाटमी पढ़िए। एनाटमी का मतलब है ये पूरी एनाटमी होती है, ठीक है। इसके बारे में पूरा स्ट्रक्चर याद रखिए कि स्ट्रक्चर के बारे में क्या है। इसे पिन्ना कहते हैं, इसको और क्या क्या नामों से जाना जाता है, ऑरिकल कहते हैं, ईयर फ्लैप कहते हैं। इसके अलावा ईयर कैनाल है, इसके भी 3-4 नाम होते हैं, ठीक है। इसके अलावा ऑसिकल्स के बारे में पढ़िए, और जो इनर पार्ट है कॉकलिया, जिसे लेब्रिंथ भी बोलते हैं इनर पार्ट को, तो वो सारे पार्ट्स ये आपको एग्जैक्टली याद होने चाहिए, क्योंकि पूरी डिसेबिलिटी इसी पर बेस्ड है कि इसके कॉजेस से लेकर इसके टाइप से, इससे डिग्री ऑफ हेयरिंग लॉस, सभी इस पूरी एनाटमी पर डिपेंड करते हैं। तो जिसको ये याद नहीं होगी उसको ये समझ लीजिए कि हेयरिंग इम्पेयरमेंट आप समझ ही नहीं पाएंगे कि हेयरिंग इम्पेयरमेंट एक्चुअल में क्या है, ठीक है। तो देखते हैं आगे। और तो टॉपिक्स हैं ये कुछ, जो अगर कोई डिसेबिलिटी कवर करना चाहते हैं तो किस तरह से कर सकते हैं। सबसे पहले आप डेफिनेशन करिए कि जो डेफिनेशंस हैं वो ऑथेंटिक करिए। ये नहीं कि गूगल से, ChatGPT से निकाल के आपने डेफिनेशंस को कर लिया है, ऐसा नहीं है। ऑथेंटिक करिए कि RPWD एक्ट में क्या गिवन है, RCI ने कुछ दिया है तो वो करिए। इसके करेक्टरिस्टिक्स, इसे सिम्टम्स भी कह देते हैं कि क्या है, कि किसी को हेयरिंग की प्रॉब्लम होती है तो उसके क्या क्या सिम्टम्स नज़र आते हैं। कान में दर्द होता है, ओटेल्जिया, ओटोरिया की प्रॉब्लम्स होती हैं, वो सब है। इससे रिलेटेड कुछ टर्मिनोलॉजीज़ होती हैं, पॉजिटिव भी होती हैं और नेगेटिव भी होती हैं। कुछ पॉजिटिव टर्मिनोलॉजीज़, जैसे आपने देखा होगा कि हेयरिंग लिखा होता है किसी के आगे, ठीक है, हेयरिंग है, कोई वर्ड लिखा है तो उसके आगे, ठीक है, इम्पेयरमेंट लिखा होता है, ठीक है, इम्पेयरमेंट। इसके अलावा डिसेबिलिटी, ठीक है। डिसेबिलिटी के अलावा अगर हम देखें तो हेयरिंग लॉस, ठीक है, हेयरिंग हैंडीकैप। तो इस तरह के कुछ वर्ड्स होते हैं जो हेयरिंग के आगे लग जाते हैं और ये टर्मिनोलॉजीज बन जाती है कि ये, और इसमें से कुछ तो पॉजिटिव टर्मिनोलॉजीज होती हैं और कुछ तो नेगेटिव टर्मिनोलॉजीज होती हैं, सही है। तो वो सब आपको पढ़नी पड़ेगी। इसकी हिस्ट्री पढ़िए। हिस्ट्री में अगर ज़्यादा टाइम नहीं है तो आप सिर्फ हिस्ट्री में इतना पढ़ सकते हैं कि हेयरिंग के, जैसे हेयरिंग से रिलेटेड पहला स्कूल कहाँ खुला है ना, बाहर वर्ल्ड वाइज कहाँ खुला और इंडिया में सबसे पहला कौन सा खुला, ये आप याद कर सकते हैं। टाइप से रिलेटेड हेयरिंग के कई सारे टाइप्स होते हैं, लोगों को लगता है सिर्फ 3 ही हैं, है ना, 3 टाइप ही लोगों को लगते हैं। कॉलेजेस वगैरह में 3 ही टाइप्स पढ़ाए जाते हैं, लेकिन RCI ने, जो RCI के अगर अकॉर्डिंग जाओगे तो 6 टाइप है,
ठीक है, और ये ऑथेंटिक है, लोग पढ़ाते नहीं हैं, या कह सकते हैं कि कॉलेजेस में भी नहीं बताया जाता, जबकि आरसीआई ने 6 दिए हुए हैं और हमें बताया जाता है कि आरसीआई ने 3 दिए हुए हैं, आरपीडब्ल्यूडी में 3। ये गलत है, 6 दिए हुए हैं, 6 टाइप है। इससे रिलेटेड डिसीज़ बीमारियां क्या क्या होती हैं, हेयरिंग से रिलेटेड क्या क्या बीमारियां हैं, कौन कौन सी होती है, कान बहता है तो उसे क्या कहते हैं, कान में दर्द होता है तो उसे क्या कहते हैं, है ना। इसके अलावा जो प्रॉब्लम्स होती है एनाटमी में, इनर पार्ट में, मिडिल पार्ट में, अलग अलग पार्ट्स में, तो उनकी अलग अलग बीमारियां होती हैं, तो उससे रिलेटेड डिसीज़ पढ़ लीजिए। इसके अलावा टाइप्स ऑफ हेयरिंग एड्स, यानी कि अगर किसी को हेयरिंग की प्रॉब्लम्स होती है तो अलग अलग तरह के हेयरिंग एड्स आते हैं आजकल के समय में, ठीक है। और अब तो टेक्नोलॉजी जैसे जैसे समय बढ़ रहा है तो डीएसएसबी पुराने वाले हेयरिंग एड्स के बारे में नहीं पूछ रहा, आप पूछ रहे हैं नए वाले जो आज के समय में चल रहे हैं, जो आज के समय में जो हेयरिंग टेक्नोलॉजी आ रही है ना, हेयरिंग एड्स जो बनाए जा रहे हैं उसके बारे में पूछ रहा है डीएसएसबी। तो याद रखिए जो पुराने पढ़ चुके हैं ना, जिन्होंने पढ़ रखा है बाहा पढ़ रखा है, जैसे बाहा के बारे में पढ़ रखा है, या फिर कंप्लीट इन द कैनाल पढ़ रखा है, तो इस तरह के जिन्होंने भी पढ़ रखे हैं बेसिक, ठीक है, इन द कैनाल, कंप्लीट इन द कैनाल, माइक्रो इन द कैनाल, इस तरह के हेयरिंग एड्स, ये सारे पुराने हो चुके हैं, यूज़ तो किए जाते हैं, लेकिन डीएसएसबी नहीं पूछ रहा, डीएसएसबी नए वाले पूछ रहा है जो आज की टेक्नोलॉजी के हैं, ठीक है। हेयरिंग लॉस की बात करें तो हेयरिंग टेस्ट, अगर हम बात करें हेयरिंग लॉस से रिलेटेड हेयरिंग टेस्ट आते हैं, तो डॉक्टर्स जो हैं कौन कौन से यूज़ कर सकते हैं, स्पेशल एजुकेटर क्या यूज़ कर सकता है, उसके लिए कोई बनाए गए हैं, तो इस तरह के अलग अलग तरह के बहुत सारे टेस्ट होते हैं, तो वो सब यूज़ कर सकते हैं। इसका मैनेजमेंट क्या है, अगर किसी को हेयरिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ गई तो डील कैसे करोगे। एज ए स्पेशल एजुकेटर स्कूल में आपको मिल गया कोई हेयरिंग का बच्चा जैसे एचआई है ना, तो आप उससे डील कैसे करोगे, क्लास में किस तरह से कहाँ बिठाना है, किस तरह से उससे डील, किस तरह से समझाओगे बाकी नॉर्मल बच्चों के साथ, वो सब आपको देखना पड़ेगा, मैनेजमेंट में आएगा। डिग्री ऑफ हेयरिंग लॉस में डिग्री ऑफ हेयरिंग लॉस जो है ज़्यादातर ये पढ़ते हैं गुडमैन के अकॉर्डिंग। अगर देखोगे तो गुडमैन ने 1965 में अगर देखोगे तो डिग्री की हेयरिंग लॉस की कुछ डिग्रीज दी हैं जो पढ़ते हैं, लेकिन ज़्यादातर कॉलेजेस में हमें कह देते हैं ये WHO के अकॉर्डिंग है, ठीक है। लेकिन आपको पता है कि WHO ने तो अलग दिया है, गुडमैन ने अलग दिया है और RCI ने अलग दी है, तीनों रेंज। तो ये लोगों को बहुत कम पता है और लोग गलत भी पढ़ाते हैं यूट्यूब पे कि ये जो है वो गुडमैन के अकॉर्डिंग है। तो गुडमैन के अकॉर्डिंग अलग है, WHO ने अलग दी है और RCI ने अलग दी है, तो तीनों के अकॉर्डिंग पढ़िए, क्वेश्चंस कहीं से भी आ सकते हैं, ठीक है। कॉजेस पढ़िए इसके कि आखिर होता ही क्यों है ये, किसी को हेयरिंग इम्पेयरमेंट की, हेयरिंग लॉस की प्रॉब्लम होती ही क्यों है, ये सभी आपको ध्यान में रखने। तो किसी को अगर कोई भी डिसेबिलिटी करनी हो तो इस तरह से, इस मेथोलॉजी का यूज़ करके, इस मेथड का यूज़ करके आप डिसेबिलिटी को कवर कर सकते हैं, अगर आप सेल्फ कर रहे हैं तो। अब ये सिलेबस है हेयरिंग इम्पेयरमेंट का जो डीएसएसबी ने दिया है। अब वो हो गई एक बेसिक बात कि खुद से कैसे कवर करेंगे, ये दिया है जो डीएसएसबी ने कवर किया हुआ है। इसमें देखिए नेचर बताया है कि डीएसएसबी ने जो हेयरिंग है वो क्या है, उसका नेचर क्या है, क्यों होता है, क्या है उसके बारे में, ठीक है। सेंसरी इम्पेयरमेंट है, हमें पता है एक सेंस ऑर्गन है, जो हेयरिंग है आपका कान है वो सेंस ऑर्गन, सेंसरी इम्पेयरमेंट इसलिए हुआ। इससे रिलेटेड जो टर्मिनोलॉजीज है देखिए, अगर देखेंगे तो डेफ, इम्पॉर्टेंट ऑफ हेयरिंग लॉस, आपको प्रोसेस ऑफ हेयरिंग लॉस इम्पेयरमेंट, ये सभी टॉपिक्स कवर करने हैं। देखिए हेयरिंग लॉस इसके बारे में आपको पढ़ना है, डेफिनेशंस पढ़नी है, हेयरिंग लॉस कितने टाइप्स के होते हैं। अच्छा, जिसको मैं एसोसिएटेड टर्मिनोलॉजीज बोल रहा है डीएसएसबी, मतलब जैसे बुक्स में जाओगे आप तो बुक्स में आपको मिलेगा रिलेवेंट टर्मिनोलॉजीज, लेकिन अगर डीएसएसबी ने रिलेवेंट टर्मिनोलॉजीज वर्ड को हटा के क्या मेंशन कर दिया, एसोसिएटेड टर्मिनोलॉजीज, यानी कि जो हम पढ़ा ना डेफ, ठीक है, डेफनेस, ठीक है, या हेयरिंग हैंडीकैप, हेयरिंग इम्पेयरमेंट, ये सब एसोसिएटेड टर्मिनोलॉजीज कह रहा है डीएसएसबी। लेकिन बुक्स में क्या लिखा हुआ, अगर बुक्स के पर्पज से जाओगे तो वो रिलेवेंट टर्मिनोलॉजीज है, वर्ड चेंज कर दिया है, बात वही कही जा रही है, ठीक है। ये रहा डिसेबिलिटी या हैंडीकैप आगे वर्ड के आगे लगा दो तो पॉजिटिव या नेगेटिव बन जाता है वर्ड, ठीक है। कंजेनाइटल एक्वायर्ड हेयरिंग लॉस, ठीक है, एक जन्म से होता है, जन्म के बाद कौन से होते हैं वो सब आपको पढ़ना पड़ेगा। सिलेबस इसका इतना टफ नहीं दिया हुआ, इजी दिया हुआ है। करेक्टरिस्टिक्स पढ़नी है कि किसी को हेयरिंग लॉस होगा तो क्यों होगा, क्या क्या सिम्टम्स आएंगे, वो सब करेक्टरिस्टिक्स में आ जाती हैं, ठीक है। डिफरेंट टाइप ऑफ हेयरिंग लॉस है, कम्युनिकेशन में क्या प्रॉब्लम्स आएंगी, लैंग्वेज कॉमन इश्यूज़, क्या क्या इश्यूज़ आएंगे, ये सब आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। सिलेबस काफ़ी आसान है,
हैं, मतलब देखा जाए तो किसी ने अगर ध्यान से डिसेबिलिटी को करोगे तो लगभग आपके नोट्स भी बन जाएंगे। ये नहीं है 3-4 पेजेस पर आपने इसको कवर कर दिया। ज़्यादातर करते हैं कि यूट्यूब पे 2 घंटे आधे घंटे की वीडियो बनाकर और हेयरिंग इम्पेयरमेंट को कंप्लीट करा देते हैं। लेकिन एक्चुअल में क्या है, अगर हेयरिंग इम्पेयर एक्चुअल में पढ़ना आप स्टार्ट करोगे तो आपको लगभग 4-5 से 6 दिन लगेंगे। अगर हेयरिंग इम्पेयरमेंट को पूरा समझोगे, याद करोगे, एक एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप करोगे तो 5 से 6 दिन लग जाएंगे सिर्फ हेयरिंग इम्पेयरमेंट करने में। ठीक है, तो ध्यान रहे सारी चीज़ें पढ़नी है। टेक्नोलॉजी देखिए, हेयरिंग एड्स ये रहे। हेयरिंग एड्स के बारे में अगर बात करें तो हेयरिंग एड्स के बारे में जो हेयरिंग डिवाइसेज हैं वो हेयरिंग एड भी हैं। ठीक है, तो वो सब आपको पढ़ना। टेक्नोलॉजी है लेकिन आपको लेटेस्ट वाली भी देख लेनी है और पुरानी वाली तो करनी है। सही है, तो क्योंकि नए वालों में से भी पूछ रहा है DSSB और पुराने वालों में से तो क्वेश्चन आ भी रहे हैं और नए वालों में से तो पूछ ही रहा है, क्योंकि सब DSSB को भी पता है, जो एग्जामिनर जो क्वेश्चंस बना रहा है पता है कि पुराने वाले तो सारे पढ़ ही रखे होंगे, अब नए वाले जो हैं वो किसी ने नहीं पढ़ रखे होंगे। तो वो चीज़ें इसी तरह से अगर आप किसी को VI करना है तो VI में भी सिंपल है कि आप पूरा आईज का स्ट्रक्चर, एनाटॉमी पूरी याद कर लें कि आई का पूरा स्ट्रक्चर, क्या क्या पार्ट्स होते हैं इनके, क्या क्या फंक्शन होते हैं, ऑप्टिक नर्व क्या है, रेटिना क्या है, विट्रस ह्यूमर क्या है, एक्यूज ह्यूमर क्या है, ठीक है, प्यूपल क्या है, फंक्शन क्या है इसका। ठीक है, ये पूरी एनाटॉमी आपको याद करें। लेंस का काम क्या होता है, ठीक है, आइरिस का काम क्या है, ये आइरिस होता क्या है, ये सब आपको पूरी एनाटॉमी याद करनी पड़ेगी। अगर आप इसको नहीं समझोगे, ये समझ लिए पूरी डिसेबिलिटी आप समझ ही नहीं पाओगे, सिर्फ एक तरीके से रट लोगे, रोड लर्निंग कर लोगे, और रोड लर्निंग सबसे बेकार होती है, बेकार लर्निंग है कह सकते हो। तो आपको ये नहीं करनी है, एनाटॉमी पूरी अच्छे से याद करिए ताकि डिसेबिलिटी समझ में आ जाए आपके। ठीक है, अगर हम बात करें तो VI का जो सिलेबस दिया हुआ है, VI का सिलेबस कुछ इस तरह का दिया हुआ है। ठीक है, यानी एनाटॉमी आपको करनी है, इसमें ऐसा कोई गिवन नहीं है सिलेबस में कि एनाटॉमी आपको करनी है। ये एक बेसिक है, कॉमन सेंस है कि आपको एनाटॉमी करनी है, क्योंकि पूरी डिसेबिलिटी जो बेस्ड है किसी पे बेस्ड है, एनाटॉमी पे बेस्ड है, क्योंकि सारे फंक्शन किस कहाँ क्या बीमारी होती है या कहाँ कोई दिक्कत होने पे किस तरह का सिम्टम्स आता है, वो सभी इस पर डिपेंड करते हैं देखा जाए तो। ठीक है, तो अगर देखें तो क्या है, कॉमन आइज डिसऑर्डर। ठीक है, अब डिसीज को क्या लिख रहा है, या डिसऑर्डर लिख रहा है। DSSB क्या लिखा है, डिसऑर्डर। डिसऑर्डर क्या होता है, जो अंदरूनी होता है, दिखाई ना दे, सिम्टम्स के जरिए दिखाई दे। सही है, तो डिसीज कह लो या डिसऑर्डर कह लो, एक ही बात है। सही है, तो प्रोसेसिंग ऑफ हम देखते कैसे हैं, वो सब प्रोसेसिंग क्या है ना, वो सब एनाटॉमी में ही आता है सब। ठीक है, ठीक है, ब्लाइंडनेस जो है वो इसमें कवर हो जाता है, अलग से यूनिट बना दिए। लेकिन अगर देखा जाए तो विजुअल में आपका लो विज़न और आपका ब्लाइंडनेस दोनों कवर हो जाते हैं, इसी में कवर हो जाते हैं, अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन DSSB ने यूनिट बना दी, इस पे ब्लाइंडनेस पे एक यूनिट बना दी है। तो ये दोनों टॉपिक्स अगर कवर कर लोगे, जब ये कर रहे हो तो हो जाएगा, बाकी भी सब कवर हो जाएगा। डेफ ब्लाइंड देखिए, इसमें एक इसी चीज़ में इंक्लूड कर दिया है। सही है, तो ये चीज़ें आपको जहन में रखनी है। बाकी इफेक्ट ऑफ ब्लाइंडनेस, क्या असर पड़ता है इस पर, सेकेंडरी क्या होता है, प्राइमरी क्या होता है ना, इफेक्ट क्या होगा। ठीक है, एजुकेशन इम्प्लीकेशंस भी आपको पढ़ने पड़ेंगे, क्या प्रिंसिपल्स यूज़ करोगे आप। ठीक है, कोर एक्सपेंडेड कोर क्या है, करिकुलम्स क्या होगा, है एडेप्टेशंस में सब आता है। मतलब अलग अलग जो ये टॉपिक्स दिए हुए हैं ना, अलग अलग ये वर्ड्स दिए हुए हैं, ये सब एडेप्टेशंस का पार्ट होते हैं। यानी मैनेजमेंट कह लो आप, एक वर्ड में डिफाइन करो तो मैनेजमेंट है ये सारा। ठीक है, या एडेप्टेशन है ये सारा, इन्होंने ये वर्ड्स दे दिए हैं, ये सब एडेप्टेशंस आएंगे और आपको ये करना ही है। ठीक है, ये असिस्टिव डिवाइसेस जितने भी हैं अलग अलग तरह के आते हैं, तो वो सब आपको ये करना ही पड़ेगा। ठीक है, डेफिनेशंस है, कॉज है, क्लासिफिकेशन है, प्रिवेंशन क्या है, करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं, ये सभी आपको पढ़ना पड़ेगा। किसकी, डेफ ब्लाइंडनेस की। यहाँ पर अलग से मेंशन है डेफ ब्लाइंड, तो इसके अंदर जो दिया हुआ ये है। कुछ चीज़ें इसमें है ना बड़े उससे दी हुई हैं, मतलब देनी तो नहीं चाहिए क्योंकि ये चीज़ें बाकी डिसेबिलिटी से रिलेटेड है। AAC अपने आप में कुछ अलग से एक टॉपिक है। सही है, लेकिन यहाँ पर गिवन है तो कर लें, क्योंकि इससे इसको जोड़ सकते हैं आप कहीं ना कहीं। ठीक है, असिस्टिव डिवाइसेस, ठीक है, इसके अलावा मेथड्स क्या होंगे, ठीक है, एजुकेशन नीड क्या होंगी। ठीक है, ये सभी आपको पढ़ना पड़ेंगे, सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्क्रीनिंग क्या कैसे करोगे आप, है ना, किसी अगर स्कूल में नया आपकी जॉब लगी है तो जॉब लगते ही आप कैसे पता लगाओगे किसी को हेयरिंग की प्रॉब्लम है या नहीं है, वो स्क्रीनिंग में आ जाएगा। तो कैसे करोगे स्क्रीनिंग, वो सभी चीज़ में चीज़ें आ जाएंगी। तो ध्यान से करिए,
कुछ चीज़ें। अच्छा ये चीज़ें देखिए क्यों दी हुई है सेंसस 2000, कहने को ये पुराना डाटा है और आज तक पूछा ही नहीं है आज तक के रिकॉर्ड में, प्रीवियस ईयर में ये आया ही नहीं है क्वेश्चंस। तो जब आया ही नहीं है तो पता नहीं सिलेबस में क्यों दिया हुआ है। तो ये चीज़ें हैं कुछ टॉपिक्स, ठीक है, ध्यान रखने हैं आपको। अगर हम बात करें तो विजुअल इम्पेयरमेंट में, ये विजुअल इम्पेयरमेंट का ही पार्ट है, लेकिन इस पे यूनिट अलग से बना दी डीएसएसबी ने। इसको यूनिट का नाम दे दिया, ब्रेल एंड असिस्टिव डिवाइसेस के नाम से यूनिट बना दी, और वो जस्ट विजुअल इम्पेयरमेंट के नीचे नहीं है, अलग से नीचे 3rd या 4th नंबर के पेज पर डाल दिए। तो है इसी का पार्ट ही, वहीं पर ही गिवन होना चाहिए था, दिया हुआ होना चाहिए था, लेकिन अलग से पता नहीं क्यों दे दिया, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें जो हैं वो ऊपर नीचे हैं, ठीक है, कह सकते हो। तो ये मैंने एक ही जगह डाल दी है, आप इस पीडीएफ में जाएंगे तो पीडीएफ में एक साथ मिल जाएगा, ठीक है। देखिए जब हम विजुअल इम्पेयर पढ़ते हैं तो ब्रेल तो पढ़ते ही है ना, ब्रेल के बारे में, लुइस ब्रेल के बारे में, ठीक है, सारे ये सभी चीज़ें पढ़ते हैं, जितनी भी चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं ये सारा विजुअल इम्पेयरमेंट पढ़ते हैं, ये सारी टेक्नोलॉजीज़ हैं वगैरह सारी। ब्रेल डिवाइसेस पढ़ते हैं, ये देखिए सारे ब्रेल डिवाइसेस हैं। अब देखिए यहाँ पर सिलेबस में क्या है, यहाँ पर ब्रेल डिवाइसेस सारे गिवन हैं। डीएसएसबी यहाँ से क्वेश्चन ही पूछ रहा, क्वेश्चन उन्होंने क्या पूछा है, ब्रेल प्रिंटर से पूछा है। अगर ध्यान से देखोगे तो ब्रेल प्रिंटर से क्वेश्चन आया हुआ है। अब यहाँ पर बताइए मेंशन है क्या ब्रेल प्रिंटर, कुछ ब्रेल प्रिंटर के नाम से कुछ मेंशन ही नहीं है। टॉपिक्स तैयार करके चलेगा, ब्रेल प्रिंटर से क्वेश्चन ही नहीं, क्वेश्चन ब्रेल प्रिंटर से आ रहा है, टॉपिक ही गिवन है। तो थोड़ा डिस्ट्रैक्ट करने के लिए भी तो ये सिलेबस बनाया गया है, जिसने भी बनाया डिस्ट्रैक्ट भी किया है लोगों को कि यही सिलेबस करेंगे करके जाएंगे सारे बच्चे, और कहीं ना कुछ कमी उनकी तैयारी में रह जाएगी। तो वो उस चीज़ पे आपको फोकस नहीं करना है, आपको करना है कि सभी टॉपिक्स कवर होने चाहिए। आप वो टॉपिक्स भी देखिए, यानी प्रीवियस ईयर भी एक बार देखिए कि प्रीवियस ईयर में क्या क्या है, ठीक है, जिससे आइडिया होगा सिलेबस में क्या क्या मिसिंग है, क्या गलतियाँ हैं सिलेबस में, आप देखिए उस चीज़ को, ठीक है। अदर डिवाइसेस, ठीक है, मैथमेटिक्स है, ये सभी चीज़ें जो हैं, फ्रेम है, टाइप्स हैं, एबेकस है, ये सभी एडेप्टेशंस हैं। ये एडेप्टेशंस में पढ़ते हैं, लेकिन इन्होंने पता नहीं किस तरह से दिया हुआ है। ऑप्टिक और नॉन ऑप्टिक डिवाइसेस भी हम एडेप्टेशंस में ही पढ़ते हैं अगर देखा जाए तो, सही है। इसके अलावा ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी अलग से यूनिट बना दी है इन्होंने, ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी की। ये सभी चीज़ें क्या हैं, जितना भी इसमें सिलेबस दिया हुआ है ना, सारा एडेप्टेशन का पार्ट है सारा। ये रहा ह्यूमन साइटेड टेक्निक्स, साइड गाइडेड टेक्निक्स कहते हैं, प्री कैन टेक्निक स्किल्स, कैन ट्रेवल टेक्निक्स या डिवाइस है ना, ये सभी चीज़ें जितनी भी दी हुई है ना यहाँ पर, जितनी भी गिवन है, सब एडेप्टेशंस का पार्ट है ये सारा। यानी कि अगर देखा जाए तो विजुअल इम्पेयरमेंट 2-3 पेज का तो है नहीं, जैसे यूट्यूब का आप आधे घंटे 1 घंटे का देखते हो ना, 1 घंटे में विजुअल इम्पेयरमेंट करा दिया। तो इतना सारा सिलेबस है, पिछला वाला और है, इस फिर ये पूरा पेज है। तो अगर देखोगे तो 50 पेज तो आराम से आपके लिख दोगे अगर नोट्स बनाने बैठोगे तो 1-2 पेज पर डिसेबिलिटी आप कैसे कर रहे हो, कोई स्टूडेंट कैसे कर रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन 1 पेज पे तो नहीं हो रहा, 2-3 पेज पे 5 पेज की डिसेबिलिटी तो है नहीं। ये विजुअल इम्पेयरमेंट अपने आप में काफ़ी बड़ी डिसेबिलिटी है। तो सारे टॉपिक्स कवर करिए जितने भी गिवन हैं, और बेहतर होगी आपकी तैयारी। इसके बाद देखते हैं स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी। स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी में अगर हम देखें तो डीएसएसबी ने सिलेबस दिया हुआ है। अच्छा ये 2 यूनिट है, एक ये है और एक ये है, एक ये यूनिट है, एक ये यूनिट है। दोनों यूनिट्स अलग अलग जगह पे गिवन है। ये वाली यूनिट दे दी लर्निंग डिसेबिलिटी की, लेकिन ये वाली क्या है, ये वाली दूसरी पेज पे, नेक्स्ट पेज पे नीचे जाके किसी टॉपिक में ऐड कर रखी है। मतलब एक जगह दिया नहीं है कोई भी सिलेबस, अलग अलग जगह पे दिया हुआ है, कुछ भी दिया हुआ है ना। डेफिनेशन है, जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये सब तो नॉर्मल चीज़ें हैं, और इसमें कमी है, बहुत सारी चीज़ें इसमें नहीं है इस सिलेबस में। अगर देखा जाए तो बहुत सारी चीज़ें मिसिंग है। वर्बल लर्निंग डिसेबिलिटी तो यहाँ पर दे दी, लेकिन नॉन वर्बल कहाँ डाली, किसी और टॉपिक में डाल दी, जबकि वर्बल और नॉन वर्बल डिसेबिलिटी इसी का पार्ट है, एसएलडी का ही। एसएलडी को 2 पार्ट्स में तो बांट दें हम, वर्बल और नॉन वर्बल लर्निंग डिसेबिलिटी। तो ये वर्बल लर्निंग डिसेबिलिटी का तो दे दिया, और यहाँ पर भी क्या दिया है, थोड़े से टॉपिक दे दिया, डिस्लेक्सिया डिस्कैल्कुलिया। अच्छा इसमें ये गिवन नहीं है कि डिस्लेक्सिया पढ़ना कौन कौन से हैं। डिस्लेक्सिया क्वेश्चंस अगर प्रीवियस ईयर देखोगे तो डिस्लेक्सिया के टाइप्स पूछे हुए हैं। डिस्लेक्सिया क्या होता है इससे उन्हें कोई लेना देना नहीं है डीएसएसबी में। डिस्लेक्सिया के टाइप्स पूछे हुए हैं, कितने हैं, लगभग 13 से 14 टाइप्स आप पढ़ोगे। 13 से 14 टाइप्स अगर देखोगे तो डीएसएसबी ने इसमें से क्वेश्चंस पूछे हुए डिस्लेक्सिया के टाइप्स में से, या डिस्ग्राफिया के डिस्कैल्कुलिया के।
सही है। एक क्वेश्चन तो आया हुआ है कि बस डिसलेक्सिया किससे रिलेटेड है, तो रीडिंग डिसऑर्डर से रिलेटेड है, सिंपल आंसर था। लेकिन बाकी अगर देखोगे इसके बाद जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं टीजीटी में वो सारे डिसलेक्सिया के टाइप से पूछे हुए हैं। तो ये कहाँ है, सिलेबस में मेंशन ही नहीं है। अब टाइप कौन से पढ़ने हैं इसका कोई ऑथेंटिक सोर्स है नहीं, सही है। और कहाँ से बन रहा है, एग्जामिनर कहाँ से बना रहा है वो किसी को पता नहीं है। तो जो प्रीवियस ईयर है उसमें जो गिवन है वही चीज़ें आप कर लीजिए अगर आप के पास टाइम कम है तो। इसके अलावा जिसमें इसमें लैंग्वेज डिसऑर्डर्स, ठीक है, जोड़ दिया। क्यों? क्योंकि एसएलडी वाले को लैंग्वेज में प्रॉब्लम होती है, लैंग्वेज वाला पार्ट भी अफेक्ट होता है, इसलिए लैंग्वेज की दिक्कत होती है, डिसऑर्डर होता है लैंग्वेज का। एडीएचडी और एडीडी एसोसिएटेड कंडीशन होती है, इसलिए इसमें ऐड कर दिया है, सही है। और नॉन वर्बल जो है वो आगे जाके इसमें ऐड करी गई है, यहाँ पर कोई मेंशन नहीं है, सही है। बाकी इंटरवेंशंस है इसमें काफ़ी सारी, जैसे हिस्ट्री है, एसएलडी की हिस्ट्री है, अगर देखोगे तो हिस्ट्री इसमें नहीं है, हिस्ट्री मिसिंग है, सही है। जबकि हिस्ट्री से क्वेश्चंस देखेंगे तो आप बन सकते हैं, काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हिस्ट्री से बनते हैं, सही है। आप ध्यान रहिए इस बात का। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की बात करते हैं। इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी, आप पहले से क्या कहते हैं एमआर कहा जाता था, उससे पहले एमडी कहा जाता था। तो देखिए अब क्या है, कोई अगर पढ़ रहा है इस डिसेबिलिटी को तो पहले तो उसे ये पता होना चाहिए इसे एमडी कहा जाता था, फिर एमआर कहा जाता था, सही है। फिर इसका नाम चेंज करके आईडी हो गया और आज के समय में से आईडीडी कहा जा रहा है। अब लोगों को यही नहीं पता है कि कहा क्यों जा रहा है, इसका नाम बार बार चेंज क्यों हो जा रहा है। 21 डिसेबिलिटी में एक लौती डिसेबिलिटी यही है कह सकते हो जिसका नाम बार बार चेंज हो रहा है, बाकी होगा कुछ नहीं हो रहा चेंज, बस इसी का चेंज हो रहा है। हो क्यों रहा है चेंज, क्या दिक्कत है इस नाम से लोगों को, एमडी से या एमआर से या आईडी से या आईडीडी से, क्या दिक्कत है। तो आप कह सकते हो कि ये जो डिसेबिलिटी है इसका नाम चेंज क्यों किया जा रहा है और इसका नाम में ये डेवलपमेंटल वर्ड क्यों लगाया गया, रीज़न होगा इसका कोई। तो ये समझिए इस चीज़ को, जिसने आईडी में स्पेशलाइजेशन है वो समझिए ये वर्ड क्यों लगाया। पहले इसका नाम सिर्फ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी था लेकिन डेवलपमेंट वर्ड लगा दिया इसमें एक, और अब आज के समय में इसका नाम फिर चेंज कर दिया गया है, आईडी से आईडीडी हो गया है। तो सिलेबस में इसमें देखिए कितना सा सिलेबस दिया है इसका, जबकि इसमें तो बहुत सारा सिलेबस है और इसका जो कॉजेज़ हैं वो किसी और डिसेबिलिटी में या किसी और टॉपिक में ऐड कर रखे हैं। तो पता नहीं किस तरह से सिलेबस बनाया गया है इसका, लेकिन आगे पीछे करके कुछ चीज़ें इसमें दी हुई हैं और सिलेबस पूरा गिवन भी नहीं है। देखें जैसे कॉजेज़ हैं इसके, कॉजेज़ से क्वेश्चंस आए हुए हैं, याद रहे इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के कॉजेज़ से आए हुए हैं, जैसे गैलेक्टोसीमिया से आए हुए हैं, ठीक है। आपने मेरी वीडियो देखी होगी गैलेक्टोसीमिया की, वीडियो पे पड़ी हुई है, उस पे से क्वेश्चन आ हुआ है। सारे कॉजेज़ करा रखे हैं मैंने डिसेबिलिटी के, तो जितने भी कॉजेज़ हैं सारे पढ़िए क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट हैं। डीएसएसबी ने सिर्फ 1-2 कॉजेज़ के बारे में बताया लेकिन सारे इंपॉर्टेंट है। गैलेक्टोसीमिया में मेंशन नहीं है लेकिन क्वेश्चन आया हुआ है टीजीटी में, अगर देखो तो आप ध्यान से। तो क्या ये डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, बहुत सारा सिलेबस जो दे दिया है ये अपने आप पे लोगों को बहुत बड़ा लग रहा होगा तो इसे करके बैठ जाएंगे, लेकिन क्या है तैयारी कंप्लीट अभी भी नहीं हुई है क्योंकि आपको ये नहीं पता कि और कितना पढ़ना है और कितना इसमें नहीं पढ़ना है। कुछ चीज़ें तो बेवजह की दे रखी हैं जो पढ़नी नहीं है, सही है। लोगों को ऐसा लगेगा कि हाँ ये तो सारी दे रखी हैं तो सारी इंपॉर्टेंट ही होगी, नहीं है भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही नहीं आया आज तक। और वो कुछ का तो कुछ किसी डिसेबिलिटी से लेना देना ही नहीं है, किसी कोई टॉपिक्स का, तो वो दे रखे हैं। ऐसे टूल्स दे रखे हैं जो कि यूज़ में ही नहीं आते हैं, वो उसमें दे रखे हैं, जो ना स्पेशल एजुकेटर यूज़ कर रहा है ना उससे सर्टिफिकेट इशू हो रहा है, लेकिन दे रखे हैं। तो ये चीज़ें देखिए आप क्या है क्यों है। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, ऑटिज्म का सिलेबस काफ़ी लंबा है, ठीक है। इसमें देखिए अभी और है इससे आगे भी, लेकिन इसमें काफ़ी दिया हुआ है, डेफिनेशन है, टाइप्स है, करेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है। हालांकि इसकी हिस्ट्री भी आप पढ़ लीजिएगा, हिस्ट्री इसमें गिवन नहीं है, सही है। हिस्ट्री के बारे में इसमें कुछ चर्चा नहीं की हुई है कि सिलेबस में हिस्ट्री भी पढ़ें, लेकिन हिस्ट्री भी आप पढ़िए, क्या पता हिस्ट्री से कोई क्वेश्चंस आ जाए, क्योंकि हिस्ट्री से भी क्वेश्चंस आते हैं। ये सारे एरिया ऑफ असेसमेंट्स हैं, ये सारा इसमें दिया हुआ है। एक बेसिक दे दिया है यहाँ पर, फिर इसका अगला टॉपिक कहीं और दिया हुआ है, सही है। मतलब एक ही जगह पे दे देते तो क्या हो जाता, अगर एक ही जगह पे इसका सारा सिलेबस दे देते तो सही रहता ना, लेकिन उन्होंने अलग कहीं पर डाला है ताकि लोगों को लगे इसका पार्ट नहीं है एएसडी का, किसी और चीज़ का पार्ट है, किसी और टॉपिक का पार्ट है। तो लोगों ने पढ़ा नहीं है शायद, इसलिए दिक्कत होती हो। तो मैंने एक ही जगह कर दिया है इसे, तो आप देख लीजिएगा इसे।
ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर का बाकी का सिलेबस यहाँ पर है, ठीक है। इसमें ये देख लीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा है, कुछ टॉपिक्स मुझे लगे कि बहुत सारी चीज़ें इसमें एक्स्ट्रा दी हुई हैं, सही है, जो मेरे ख्याल से ज़्यादा पढ़ने की नहीं है। मेन टॉपिक्स आप करिए, ठीक है। ये जी की कॉन्सेप्ट, ठीक है। अगर किसी डिसेबिलिटी में कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है ना, कॉन्सेप्ट का मतलब हिस्ट्री सही है, सही है। कॉन्सेप्ट का मतलब हो गया कि ये डिसेबिलिटी आई कैसे, कॉन्सेप्ट क्या रहा, इसका हिस्ट्री क्या रही, इसका कॉन्सेप्ट क्या रहा, कैसे उभर कर आई ये डिसेबिलिटी, तो वो कॉन्सेप्ट का मतलब हिस्ट्री से ही होता है, सही है। तो कॉन्सेप्ट का मतलब यह अलग, क्योंकि डेफिनेशन तो दे दी ना, ये वर्ड दे दिया ना डेफिनेशन, तो कॉन्सेप्ट का मतलब डिसेबिलिटी डेफिनेशन नहीं है, कॉन्सेप्ट का मतलब हिस्ट्री सही है। तो यहाँ पर हिस्ट्री ना देकर यहाँ पर कॉन्सेप्ट वर्ड लिख रखा है, तो इस चीज़ पर गौर करिएगा, ठीक है। इसके अलावा ये जी की ट्रायड ऑफ इम्पेयरमेंट के बारे में पढ़ लीजिएगा, ठीक है, ठीक है। ट्रायड ऑफ इम्पेयरमेंट क्या होता है, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव जो जितने भी हैं इसके 2-3 ही हैं, ज़्यादा नहीं है, ठीक है, वो पढ़ लेना, ठीक है। प्रिवेंशंस क्या हैं इसकी, ठीक है। और ये जो थ्योरीज़ हैं, देखिए यहाँ पर कितनी थ्योरीज़ दी हैं, 1 2 3 थ्योरीज़ दी हुई हैं, टोटल कितनी है 6, सिलेबस में कितनी दी हैं 3 है, मिसिंग 3 थ्योरीज़ मिसिंग है, डी कितनी है 3, टोटल कितनी थ्योरीज़ हैं 6 है, ये चीज़ें गायब हैं। अब किसी को थोड़ी पता है, लोगों को लग रहा होगा 3 थ्योरीज़ हैं बस, इसके अलावा पढ़नी है, 6 थ्योरीज़ हैं टोटल, 6 थ्योरीज़ पढ़नी है, ठीक है। करेक्टरिस्टिक्स, टाइप्स या करेक्टरिस्टिक्स पढ़ने हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर फ्रेंजाइलिक सिंड्रोम और प्रेडर-वेली सिंड्रोम की बात करें तो एक कॉज है, आईडी का कॉज है, इसे आईडी में मेंशन करना चाहिए था, यहाँ पर कर रखा है, यहाँ पर किया हुआ है, सही है। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर मेंशन है, जबकि होनी कहाँ चाहिए थी, कहीं और पे होनी चाहिए थी। ये सारे जितने भी हैं ये टाइप्स हैं। अच्छा, रेट सिंड्रोम की बात करें तो रेट सिंड्रोम अब ऑटिज्म का टाइप ही नहीं माना जाता, क्योंकि 1999 में ये साबित हो चुका है, ये MSEP2 जीन की म्यूटेशन में खराबी की वजह से होता है, इसलिए अब DSM-5 में भी इसको एक हटा दिया गया है कि अब ये कोई टाइप नहीं है, ASD का कोई टाइप नहीं है। अब बताओ, जिसने सिलेबस बनाया उसको नहीं पता कि ये DSSB का टाइप नहीं है भाई, ASD का, तो बताया ASD का ये टाइप ही नहीं है आज के समय में, तो टाइप नहीं है, तो यहाँ पर लिखा टाइप्स, लो कर लो, 4 टाइप है, दिए हुए 5 है। अब बताओ, किसी को पता है, नहीं पता, ही किसी को भी नहीं पता कि रेट सिंड्रोम अब ASD का टाइप नहीं है, ठीक है। और ये कॉजेज़ हैं अलग से, इसके बारे में पढ़िएगा। और इसी तरह से ये आईडी के कॉज हैं, वन ऑफ द कॉज हैं, मोस्ट कॉमन कॉज माने जाते हैं, इसको ज़रूर पढ़िएगा। प्रेडर-वेली सिंड्रोम और फ्रेंजाइल, इस पर मेरी वीडियो भी पड़ी हुई है, आप अच्छे से पढ़िएगा। डाउन सिंड्रोम के बारे में कुछ गिवन नहीं है, डाउन सिंड्रोम जो इतना इम्पोर्टेंट होता है, जिसके केसेस काफ़ी मिलते हैं स्कूल्स में जब कोर्स करते हैं, डाउन सिंड्रोम के बारे में पूरे सिलेबस में कहीं से कहीं कुछ भी मेंशन नहीं है। अगर क्वेश्चंस आ गया और आपने सिलेबस के अकॉर्डिंग कर चले गए तो इसका मतलब है डाउन सिंड्रोम मिस हो गया आपका, और वहाँ से क्वेश्चन आया तो कोई कर ही नहीं पाएगा, ठीक है। इसके अलावा सारे टूल्स वगैरह दिए हुए हैं, बहुत सारे तो एक्स्ट्रा टूल्स हैं जो कि शायद ज़्यादा यूज़ में भी नहीं आते, लेस यूज़ में आते हैं, बहुत कम यूज़ में आते हैं। FACP आईडी में देना चाहिए था, FACP आईडी का पार्ट है, बेस LMR है, बेसिक MR है, ये सब आईडी में मेंशन करना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर भी करा हुआ है, ठीक है, क्योंकि यूज़ कर लेते हैं, ASD बच्चे पे भी ये लग जाते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ से तो हमें स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस का पता लगाना है, यहाँ मेंशन कर दिए तो कोई गलत तो नहीं किया, लेकिन वहाँ कर देते तो अच्छा रहता। सिलेबस एक क्या कहते हैं, ऑर्गेनाइज फॉर्म में नहीं दिया हुआ, तो ऑर्गेनाइज फॉर्म में अगर दे देते तो अच्छा रहता, लेकिन ऑर्गेनाइज फॉर्म में नहीं दिया हुआ, ठीक है। यहाँ पर ICD 10 तो दे दिया, 11 के अकॉर्डिंग कुछ, अब 11 के अकॉर्डिंग पढ़ना है नहीं पढ़ना बता देते, क्वेश्चन 10 के अकॉर्डिंग दिया हुआ है, 11 के अकॉर्डिंग पूछ लिया ICD, तो हम क्या करेंगे, हमने तो 10 के अकॉर्डिंग पढ़ा सिलेबस के अकॉर्डिंग, लेकिन अगर 11 के अकॉर्डिंग पढ़ लिया आ गया क्वेश्चन तो क्या करोगे, तो 11 भी पढ़ के जाइएगा, ठीक है। असेसमेंट इसके जितने भी हैं, सही है, क्या प्रोसेस है, कैसे करोगे असेसमेंट, वो सारी टॉपिक्स ये करने हैं जितने भी लिखे हुए हैं, सही है। करिकुलम्स वगैरह एडेप्टेशंस तो सब हो ही जाते हैं, ठीक है, सारे जितने भी दिए हुए हैं कर लेना। ये अपने आप में एक टॉपिक बना दिया है इन्होंने, हालांकि ये टॉपिक होना तो नहीं चाहिए था, लेकिन टॉपिक बना दिया है, ठीक है। अब अगर इसको और खोल के भी लिख देते ना तब भी इसमें ज़्यादा नहीं पढ़ना था, थोड़ा थोड़ा पढ़ना है कि ये क्या होता है, कैसे कर सकते हैं। अगर आपने इसका मैनेजमेंट पढ़ लिया थोड़ा बहुत बेसिक, तो आपका चीज़ें कवर हो जाएंगी। मेन चीज़ें ये हैं ऊपर वाली और पीछे का थोड़ा बहुत, ठीक है। तो पूरा सिलेबस अगर कोई कहे पूरा ही करना है तो पूरा नहीं करना, मेन टॉपिक्स उठाओ इसमें से, अगर कम समय कम है और समय बहुत है, आपने पहले से सारा चीज़ें कर रखी हैं, तो फिर जो टॉपिक्स नहीं हुए वो कर लो, सिंपल है। इसके अलावा सर्विल पाल्सी है, सर्विल पाल्सी के बारे में देखिए। सर्विल पाल्सी, अगर आप सर्विल पाल्सी देखेंगे तो सर्विल पाल्सी जो है, सर्विल पाल्सी का
क्या क्या दिया हुआ है। सेरेब्रल पाल्सी में काफ़ी चीज़ें गायब हैं, इसमें मिसिंग है। सेरेब्रल पाल्सी के टॉपिक में काफ़ी सिलेबस में काफ़ी चीज़ें मिसिंग है, ठीक है। देखिए गेट मूवमेंट गेट के जो डिसऑर्डर्स होते हैं, टाइप्स होते हैं गेट्स के, टाइप्स ऑफ गेट्स होते हैं वो सब, ठीक है। इसमें इसकी हिस्ट्री मिसिंग है भाई, हिस्ट्री का कोई ना इसमें मेंशन नहीं है, हिस्ट्री पढ़नी है नहीं पढ़नी, लेकिन मेरा कहना है कि आप हिस्ट्री पढ़ के जाइए, आ सकता है क्वेश्चन से हिस्ट्री से भी, ठीक है। इसके अलावा बात करें तो बहुत सारी हैं, जैसे कि टोन के बेसिस पे क्लासिफिकेशन है इसके, कई 3-4 क्लासिफिकेशन हैं इसके सेरेब्रल पाल्सी के, ठीक है, टोन के बेसिस पर है। इसके अलावा हम बात करें तो अलग अलग बेसिस पर इसके टाइप्स हैं, है ना, क्लासिफिकेशन पे बेस्ड हैं। तो वो सब इसमें गिवन नहीं है, कुछ कुछ चीज़ें इसमें गिवन है लेकिन कुछ कुछ नहीं है। तो सिलेबस इस कह सकते हो इनकम्प्लीट सिलेबस है इसमें, ये वाला, ठीक है तो काफ़ी चीज़ें लेकिन कम हैं। लोग अगर इसके अकॉर्डिंग जाओगे तो आप बहुत सारी चीज़ें मिस कर दोगे, तो वो चीज़ें भी पढ़िए जो इसमें मेंशन नहीं है, ठीक है। सेरेब्रल पाल्सी हो गया। मल्टीपल स्क्लेरोसिस, मल्टीपल स्क्लेरोसिस जो है मल्टीपल डिसेबिलिटी है, ठीक है। सबसे पहले मल्टीपल डिसेबिलिटी इसकी यूनिट देती है, जो डिसेबिलिटी देनी चाहिए मेनली वो डिसेबिलिटी तो नहीं दी, लेकिन मल्टीपल डिसेबिलिटी के बारे में दे दिया कि मल्टीपल डिसेबिलिटी के कॉम्बिनेशंस पढ़ लो भाई। मैं सिंपल अगर कहूँ तो इसमें जो सिलेबस के अकॉर्डिंग ना जाकर आप सिंपल है कॉम्बिनेशंस पढ़ लो कि मल्टीपल डिसेबिलिटी के किस किस तरह के कॉम्बिनेशंस बनते हैं, और अगर किसी को मल्टीपल डिसेबिलिटी है तो उसके साथ की एसोसिएटेड कंडीशन क्या होगी भाई, पढ़ लो। और फिर इससे रिलेटेड टेस्ट वगैरह एक होता है जो कि मैनुअल में भी गिवन है, वो उसमें मेंशन ही नहीं है ही नहीं इसमें कि वो पढ़ना है नहीं पढ़ना कुछ नहीं, लेकिन आप वो भी पढ़ के जाइए क्योंकि वो भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैनेजमेंट वगैरह इसके थोड़ा बहुत दे रखा है, ठीक है, वो सही दिया हुआ है, ये चीज़ें काफ़ी सही दी हुई हैं, तो ये पढ़ लीजिएगा, ठीक है। बहुत सिंपल है, सिंपल वे में लिखी हुई हैं ये सेंस जो हैं, कंडीशंस जो हैं। लेप्रोसी यहाँ पर देखिए वर्ड दिया हुआ है, लेकिन लेप्रोसी के बारे में पढ़ना है नहीं पढ़ना यहाँ पर मेंशन कर रखा है। लेप्रोसी कंडीशन दे रखी है इसके अकॉर्डिंग, क्योंकि कॉम्बिनेशंस होते हैं ना इसके मल्टीपल डिसेबिलिटी के क्या क्या होते हैं। एक मल्टीपल डिसेबिलिटी होती है और एसोसिएटेड कंडीशन होती है। आपको पता होना चाहिए कि मल्टीपल डिसेबिलिटी और एसोसिएटेड कंडीशन में डिफरेंस क्या होता है। अगर आपको ये नहीं पता है तो दोनों सेम ही लगती हैं। बहुत सारे लोगों को ये लगता है मल्टीपल डिसेबिलिटी, दो डिसेबिलिटी जब एक साथ हैं किसी को तो लोग कहते हैं मल्टीपल है, और उससे ही वो एसोसिएटेड भी कहते हैं, दोनों में फ़र्क है। तो ये चीज़ें आपको देख लीजिए और कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए ताकि अंतर समझ सके, वरना आंसर तक पहुंच नहीं पाओगे आप सही से। लोकोमोटर डिसेबिलिटी का देखिए सिलेबस ये है जितना भी है, इसमें कुछ कंडीशंस है। अगर देखोगे तो ये पोलियो के बारे में पढ़ लीजिएगा, एम्प्यूटीज़ के बारे में पढ़ लीजिएगा, स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है, स्पाइना बाइफिडा या बिफिडा बोल देते हैं इसे बहुत सारे लोग। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी मेंशन करा है, लेकिन ये सारा मेंशन करा लोकोमोटर का ही पार्ट होता है ये मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। अब क्या है डेफिनेशन है, मीनिंग है, ये सभी है ना। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का अलग से कुछ नहीं दिया, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के जैसे टाइप्स वगैरह अलग से कोई यूनिट बना देते, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो इसमें वर्क ही नहीं करती हैं, कह सकते हो। थोड़ी बहुत चीज़ें इसमें इससे रिलेट करती हैं, बाकी क्या है ये है मेन तो इनका ये पर्पस था, ये बता दें ये पढ़ना है। लेकिन इसके और भी ज़्यादा कंडीशन है। पोलियो स्पाइनल कॉर्ड इंजरी या स्पाइनल बिफिडा नहीं होता, बाइफिडा नहीं होता, इसके अलावा भी होता है, क्लब फूड होता है ना, अर्थराइटिस होता है, वो सब भी पढ़ना होता है, तो वो सब भी ध्यान रहे। तो ये सारी चीज़ें तो पढ़नी है, वो भी पढ़नी है, ठीक है। इसके अलावा स्पीच एंड लैंग्वेज डिसऑर्डर्स में देखिए डिसऑर्डर वाला पार्ट कितना है, ये देखिए आर्टिकुलेशन फ्लुएंसी और वॉइस डिसऑर्डर्स, बस इतने पे ख़त्म कर दिया। और ये है यहाँ से यहाँ तक का सिलेबस इसका, ठीक है, इतना सा सिलेबस है। और बाकी क्या है यहाँ देखिए, ये अगर ध्यान से देखो आप इसको डेफिनेशन को, तो यहाँ पर सिमेंटिक ये सभी अलग से भी पढ़ने होते हैं वैसे, लेकिन यहाँ पर ये गिवन है। तो सिलेबस बहुत छोटा सा दिया हुआ है इसमें स्पीच एंड लैंग्वेज का, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें इसमें मिसिंग है ना, जैसे टूल्स वगैरह क्या यूज़ करने हैं, असिस्मेंट टूल, RPWD एक्ट में कौन कौन से टूल यूज़ होते हैं, ठीक है। सर्टिफिकेट कैसे इशू होगा अगर किसी को इतनी प्रॉब्लम है ना, क्या क्या इसकी परसेंटेज होनी चाहिए, वो सभी इसमें देंगे। छोटा सा सिलेबस दे दिया 2-3 वर्ड्स का। अब वॉइस डिसऑर्डर पढ़ने तो हैं, इसमें लिखा वॉइस डिसऑर्डर, अरे कौन से पढ़ने ये तो बता दो, तो ये तो बताया नहीं इसमें, ठीक है। तो आप कह सकते हो कि वॉइस डिसऑर्डर पढ़ने तो है।
तो वॉइस डिसऑर्डर पढ़ने तो है, लेकिन कौन कौन से पढ़ने हैं ये तो बताया नहीं सिलेबस में, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें आर्टिकुलेशंस, फ्लुएंसी, वॉइस डिसऑर्डर, तो तीनों चीज़ें होती हैं, लेकिन कौन से वॉइस डिसऑर्डर पढ़ने ये मेंशन नहीं है इसमें, तो वो चीज़ें ध्यान रखें। बहुत सारे इसके जो एडेप्टेशंस है, मैनेजमेंट टेक्निक्स हैं, वो मिसिंग है इसमें, तो वो देख लीजिएगा। हम बात करें तो इंक्लूसिव एजुकेशन, इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करते हैं। अब इंक्लूसिव एजुकेशन एक बहुत बढ़िया टॉपिक होता है और आजकल ये ट्रेंड में है, अब तो ये बहुत ट्रेंड में आ गया है इंक्लूसिव एजुकेशन। इसमें क्या हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है मार्जिनलाइजेशन, इंक्लूजन, है ना, ये सब दिया हुआ है। इसमें क्या है, ये दिया हुआ तो सही है, लेकिन इसमें काफ़ी चीज़ें मिसिंग है, जैसे 5E मॉडल मिसिंग है। इंक्लूसिव एजुकेशन का 5E मॉडल क्या है वो इसमें मिसिंग है। बैरियर्स जो हैं वो कितने, एजुकेशन, एटीट्यूडनल, फिजिकल और इंस्ट्रक्शनल, ठीक है, लेकिन 6 बैरियर होते हैं, लेकिन उन्होंने 4 ही दे रखे हैं। 6 बैरियर होते हैं, लगभग 6 होते हैं, लेकिन इसमें 4 ही गिवन है। सही है। प्रिंसिपल्स तो सारे दिए हुए हैं, प्रिंसिपल्स जो हैं वो सारे दिए हुए हैं, इसमें प्रिंसिपल इतने ही पढ़ने हैं, ठीक है। स्टाइल्स वगैरह ये सब स्टाइल्स, लर्निंग स्टाइल्स पढ़ने कौन से ये नहीं बताया, ये तो बता दिया कि पढ़ने हैं, लेकिन कौन से पढ़ने ये नहीं बताया, ठीक है। सेग्रीगेशन, इंटीग्रेशन, इंक्लूजन, ये वर्ड्स के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, इसकी जो हिस्ट्री से क्वेश्चंस आए हुए हैं तो यहाँ पर मेंशन तो नहीं है, लेकिन ये सेग्रीगेशन, इंटीग्रेशन, इंक्लूजन जो होता है ना, हिस्ट्री का ही पार्ट है। जब हम पढ़ते हैं ना तो पहले जो एजुकेशन थी, फर्स्ट एजुकेशन वो सेग्रीगेशन थी, सेकंड एजुकेशन जो थी इंटीग्रेशन थी, इस तरह से जो एजुकेशन आई है ना वो सभी हिस्ट्री का पार्ट है। तो याद रखिए, इससे क्वेश्चन आया हुआ है कि इंक्लूसिव एजुकेशन की जर्नी जो है वो कहाँ से कहाँ तक रही है, तो सेग्रीगेशन से इंक्लूजन तक की जर्नी पढ़नी है आपको, याद रखिए, ये चीज़ें आपको याद रखनी है, तो ध्यान रहे इस चीज़ को पढ़ लीजिएगा। अगला बात करें तो गाइडेंस एंड काउंसलिंग में सारे टॉपिक्स कवर कर लीजिएगा, अच्छे टॉपिक्स हैं ये सारे, जितने भी टॉपिक्स हैं, ठीक है। काउंसलिंग डेफिनेशंस पढ़ लीजिएगा, एम क्या है, ठीक है। और अगर ज़्यादा टाइम ना हो तो बेसिक चीज़ें पढ़ लीजिए, कि पहले इसका मतलब समझ लीजिए क्या होती है, हम इसका यूज़ क्यों कर रहे हैं, इसका क्या उद्देश्य होता है, इसके एरियाज़ क्या हैं, है ना, तो काउंसलिंग क्यों की जाती है ना। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बेसिक होती हैं, तो वो सारी चीज़ें इसमें पढ़ लेना, है ना। ये सारी चीज़ें एक जगह मैंने ला के कर दी हैं, कुछ अलग अलग होती है ना, जैसे सिलेबस में आगे पीछे करके देखिए मैंने एक जगह कर दी है, तो आप देख लीजिएगा ये सारी, ठीक है। ECCE, ठीक है, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन से क्वेश्चंस कम आते हैं, लेकिन आ रहे हैं, अब तो पूछने लगा है लेकिन कम आते हैं, लेकिन इन्होंने इस पर पूरी यूनिट दे दी है, तो यूनिट दे दी है तो आप इसको NIOS से कर लीजिए, NIOS ज़्यादा बेस्ट रहेगा, NIOS से कर लीजिए, इसमें काफ़ी है, इसमें अच्छा दिया हुआ है टॉपिक्स, तो वो वहाँ से कर लीजिएगा, ये ज़्यादा सही रहेगा टॉपिक, ठीक है। UDL वैसे भी, UDL अलग से भी पढ़ लेना, UDL क्योंकि UDL पे क्वेश्चन आए हुए हैं, UDL अलग से पढ़ लेना। बाकी सब चीज़ें ईजी हैं, ज़्यादा टफ नहीं है, बस ये है कि ज़्यादा दी हुई हैं, लेकिन सारी चीज़ें पढ़ लेना। IFS पे भी हाँ इसमें आ जाएगा। अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस, ABA, कहने को ABA हम बहुत छोटा सा टॉपिक पढ़ते हैं जब ASD पढ़ते हैं, ASD में ABA जो होता है ना, ABA वो थेरेपी बहुत ज़्यादा सही रहती है, अच्छी होती है, ठीक है, कह सकते हैं सूटेबल है और मोस्ट यूज में होने वाली है। लेकिन क्या है, यहाँ पर पूरी यूनिट दे दी है, तो हर चीज़ पे क्लासिकल कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग, ठीक है, फंक्शनल एनालिसिस सब पढ़ना है। इस पर पूरी बुक भी है, चाहो तो इसकी बुक वगैरह अगर कहीं आपको कॉलेजेस वगैरह में मिली हो तो सारे टॉपिक्स उसी में मिल जाएंगे, सारे कॉलेजेस वाली बुक में सारे टॉपिक्स ही बने, पूरी बुक होती है ABA पे, सारे टॉपिक्स वही हैं बुक वाले जो कि कॉलेजेस में होती हैं, जो आपने जब D.Ed करा होगा उसमें मेंशन है सारे टॉपिक्स। CBR में क्या है, CBR जो है ये पूरी यूनिट बना दी है इन्होंने CBR की, है ना, लेकिन क्वेश्चन सब CBR से आ रहे हैं। एक क्वेश्चन तो CBR में ही आया, CBR की सिर्फ फुल फॉर्म बता दो, सिंपल है, कम्युनिटी बेस्ड रिहेबिलिटेशन, 4 ऑप्शंस थे, इसमें से एक ऑप्शन पिक करना था, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर कॉन्सेप्ट की बात हुई है, तो मैंने अभी बताया कॉन्सेप्ट का मतलब हिस्ट्री से है, सही है। तो यहाँ से हिस्ट्री में क्वेश्चन आया हुआ है कि CBR की हिस्ट्री में ये पूछा है कि CBR की शुरुआत कब हुई थी, तो CBR की शुरुआत जो हुई है वो 1978 में हुई है भाई, है ना। और इसकी हिस्ट्री पूरी पढ़ लेना, कहाँ से कहाँ तक की है, 2010 तक की है, 12 तक की है, 9 तक की है, जो भी है वो पढ़ लेना, क्योंकि यहाँ पर ये चीज़ मिसिंग है। बाकी आप देख लीजिए, ये सारा टॉपिक्स आसान है, सारे टॉपिक्स करने हैं, जितने भी टॉपिक्स हैं ये सारे, ठीक है, जितनी भी टॉपिक्स हैं सारे कर लेना, आसान है। बस इसमें ये चीज़ हिस्ट्री के बारे में मेंशन नहीं था, लेकिन ये कॉन्सेप्ट का मतलब हिस्ट्री से ही है, तो हिस्ट्री करनी है आपको, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें है इसमें गिवन।
आईसीटी के बारे में सारा है, आईसीटी आप पढ़ लेना। आईसीटी को सिंपल है, क्लासरूम में कैसे यूज़ कर सकते हैं ये चीज़ पढ़ लेना, क्योंकि जो भी आएंगे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, इसमें जो टॉपिक्स जितने भी गिवन है ना, बस ये देख लेना आप कि उसको एज अ क्लासरूम में आप कैसे कर सकते हो और कैसे सिखा सकते हो, एक इंक्लूसिव सेटअप में कैसे सिखा सकते हो, वो इसमें आ जाएगा आईसीटी में। सही है, इस टेक्नोलॉजी का यूज़ कैसे कर सकते हो। ठीक है, आईसीटी ध्यान रखना, आईसीटी में यही है, सारा टॉपिक एक यही है जो भी है जो पढ़ना आप। एएसी के बारे में बात करें तो एएसी में भी आपको यही सारा टॉपिक जितने भी हैं पढ़ने हैं। एएसी एक अच्छा टॉपिक है और एएसी का यूज़ बहुत किया जाता है। एएसी के बारे में बेसिक चीज़ें तो आपने पढ़ी होंगी। एएसी क्या है, एएसी के दो टाइप हैं, एडिड है अनएडिड है ना। इसी के अंदर जो है वो आपका पिक्चर एक्सचेंज कम्युनिकेशन सिस्टम इसी में आता है। ठीक है, पिक्चर ये वाला टॉपिक इसी के अंदर आता है। तो वो सारी चीज़ें, हालांकि वो दूसरे टॉपिक में मेंशन है, पीछे देख लेना, पीछे दूसरे टॉपिक में वो चीज़ मेंशन है, यहाँ मेंशन नहीं कर रखी है ना। तो वो चीज़ें देख लेना, कोई सी चीज़ कहीं मेंशन है लेकिन कहीं नहीं है। ठीक है, वो आपको देखना पड़ेगा। बाकी मैं बता रहा हूँ कौन सी चीज़ कहाँ है। ठीक है, बाकी मैंने ज़्यादातर कोशिश करी है कि जो टॉपिक्स इधर उधर हुए हैं वो सारे एक ही जगह पे ला दूँ। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आप, ये सारे टॉपिक्स करने हैं, ये सारे इंपॉर्टेंट है। साइन लैंग्वेज पे पूरा टॉपिक मतलब यूनिट बना दी है। साइन लैंग्वेज पे क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं। एचआई में जितना साइन लैंग्वेज आपने पढ़ा होगा इंडियन साइन लैंग्वेज के बारे में उतना काफ़ी है। अगर आप ये ज़्यादा टाइम है आपके बारे में तो पढ़ लीजिए, नहीं है तो छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से क्वेश्चंस बहुत कम ही आ रहे हैं और इसमें से ध्यान से अगर इस टॉपिक्स को पढ़ोगे ना तो ज़्यादातर टॉपिक्स आपने एचआई और वीआई में कवर कर रखे हैं, एचआई और वीआई में, और डेफ ब्लाइंड में है ना, और डेफ ब्लाइंड वाले टॉपिक्स में ज़्यादातर टॉपिक्स कवर हो जाते हैं अगर आप उसके एडेप्टेशंस में जाते हैं, है ना, बाकी चीज़ों में जाते हैं। लेकिन इन्होंने यूनिट्स बना दिया कि अलग से, तो बहुत सारी चीज़ें अगर आपने एचआई डेफ ब्लाइंड ये सब अच्छे से पढ़ा होगा ना तो बहुत सारे टॉपिक्स तो आपको लगेंगे कवर है पहले से ही। लेकिन यहाँ पर यूनिट दे रखी है तो आप देख लीजिएगा, जो जो आपने मिस कर दिए वो अलग से पढ़ना है आपको। बाकी लास्ट है ये। ठीक है, बाकी लास्ट टॉपिक यही है कि इन्होंने एक अलग से यूनिट बना दी है मेंशन करके, अर्ली आइडेंटिफिकेशन, मतलब कैसे ये आप कैसे पता लगाओगे, है ना। ये सभी आप, ये कॉमन सी बात है ना, ये अलग से यूनिट बनाने की ज़रूरत नहीं थी जब सारा चीज़ें हम अडेप्टेशंस में पढ़ रहे हैं। असेसमेंट ऑफ स्पीच, बताओ स्पीच में मेंशन कर देते, ये स्पीच एंड लैंग्वेज डिसऑर्डर उसमें मेंशन कर देते ना, ये हेयरिंग वाला उसी में मेंशन कर देते ना। तो ये मेंशन भी है लेकिन सिनोनियम अलग, कुछ नाम चेंज करके दे रखा है, लेकिन वो टॉपिक्स वही हैं। अभी आप ये मत लग जाना इसको टॉपिक को बहुत डीपली पढ़ना है, इस पर बहुत ज़्यादा रिसर्च करनी है, ऐसा नहीं है। अडेप्टेशंस में ही आती हैं सारी चीज़ें। ठीक है, बाकी बेसिक रिसर्च हैं, स्टैटिक्स हैं, क्या चल रहा है अभी अपडेट में क्या चल रहा है वो सब आपको थोड़ा बहुत देख लेना है, गूगल पे से देख लेना, ना मिले तो, अगर बुक्स वगैरह ऑथेंटिक ना मिले तो ये। तो यही सिलेबस है, आपको सिलेबस आपको ध्यान रखना। बाकी मैंने वो चीज़ें मेंशन नहीं करी हैं जो एक जनरल जो सीडीपी होती है आपकी, चाइल्ड डेवलपमेंट और साइकोलॉजी होती है, वो सारे टॉपिक्स में इसमें मेंशन नहीं है। सिर्फ इसमें मैंने जो पीपीटी बनाई है ये है स्पेशल एजुकेशन वाला पार्ट एक जगह लाने के लिए, इधर उधर हुआ था वो मैंने एक जगह कर दिया है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। बाकी जो जितना भी है वो आप पीडीएफ में देख लीजिए, नॉर्मल पीडीएफ है। सही है, बाकी मुझे टाइम मिला तो मैं कर दूंगा वो वाला टॉपिक भी ऐड, लेकिन स्पेशल एजुकेशन का है सिर्फ सिलेबस कि स्पेशल एजुकेशन में इतना पढ़ना है और बाकी दूसरा वाला पढ़ना है, बाकी पार्ट तो पढ़ना ही है। तो ये है, ये चैनल है, अगर चैनल से कोई नहीं जुड़ा है तो जुड़ सकते हैं। इसी चैनल पे वीडियोस आपको देखने को मिलेंगे, सिलेबस की वीडियो भी, बाकी जो भी टॉपिक्स हैं इससे रिलेटेड, एचआई से वीआई से, बाकी अपडेट्स जो हैं वो सारी मैं देता रहूँगा चैनल पे, चैनल से जुड़ सकते हैं। ये है टॉपिक्स आपका। ठीक है, आप सिलेबस की पीपीटीज जो हैं वो आपके ग्रुप्स में टेलीग्राम पर अवेलेबल हो जाएगी, आप देख सकते हैं। और उम्मीद है आपको सिलेबस पूरा पसंद आया होगा अच्छे से, और जिसमें कोई भी डाउट हो, कुछ चीज़ समझ में ना आए हो, या फिर आपको लगता है कि इसमें ये चीज़ें मेंशन करनी चाहिए तो वो सब आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। ठीक है, इसको सिलेबस को करिए। ठीक है, जब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।